और अब खबरें विस्तार से। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के वीर सपूत प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। सेना के अधिकारी पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर लेकर आए। शहीद प्रशांत शर्मा महज 22 साल के थे और पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रशांत शर्मा की शहादत की खबर मिलते ही कल से उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है और परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं लोग। मुजफ्फरनगर जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा पूरा का पूरा वातावरण। और ये देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ ये शरीर जब पहुंचा मुजफ्फरनगर तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुट गए इस लाल के अंतिम दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर को कांधा देने के लिए। और भारत माता की जय नारों से गूंज उठा पूरा का पूरा वातावरण। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी। 22 साल के प्रशांत शर्मा और उनकी शहादत, उनके बलिदान का ऋणी रहेगा ये देश हमेशा हमेशा के लिए। पुलवामा में आतंकी हमला होता है और आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाता है ये लाल। पार्थिव शरीर जब मुजफ्फरनगर पहुंचा तो देखिए जरा किस तरह से जनसैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। हर कोई अंतिम दर्शन कर लेना चाहता था। जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनके हाथों में भी आप तिरंगा देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। प्रशांत शर्मा अमर रहे के नारे लगे। कल ही खबर पहुंच गई थी परिवार को कि परिवार का चिराग बुझ चुका है। देश की सुरक्षा में उसने अपनी जान न्यौछावर कर दिए हैं और उसके बाद से ही घर पर लोगों का जुटना शुरू हो गया था, तांता लग गया था। हर कोई इस परिवार को हिम्मत देने के लिए पहुंच रहा था। देखिए, जहां तक नजर जाती है आपको यहाँ लोग ही लोग नजर आएंगे। कोरोना की वजह से ज़रूर रोक लगाई गई है, लेकिन भावनाओं को रोक पाना थोड़ा मुश्किल। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि भारत के इस सपूत मुजफ्फरनगर के इस बेटे के अंतिम दर्शन से खुद को रोक नहीं पाए लोग, और यहाँ पहुँचे हैं पार्थिव शरीर के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। इधर लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र गिरफ्तार किया गया। कबीर मठ के महंत धीरेन्द्र दास की हत्या का आरोप इस पर। हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहा था। बदमाश जितेंद्र की गिरफ्तारी अब हो गई है। 24 अगस्त को बदमाशों ने धीरेन्द्र दास की हत्या की थी। क्राइम ब्रांच और मड़िया गांव की संयुक्त टीम ने ये गिरफ्तारी की है। इसकी तलाश में इस हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी और अब जाकर कामयाबी मिली है। कबीर मठ के धीरेन्द्र दास, उनकी हत्या बीते दिनों हुई और उसी मामले में आरोपी जितेंद्र, जिसकी आज गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद हुई है। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित था, जितेंद्र के ऊपर, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। और हत्या के मामले में भी आरोपी 24 तारीख से ही फरार चल रहा था और पुलिस ने अब इसे धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन क्लीन पुलिस का। और साथ ही अभी इधर वाराणसी में डबल मर्डर और कई वारदातों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फुट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। खुद अधिकारी जो हैं बड़े स्तर के, वो सड़क पर निकले और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। और इसी बीच पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी लगातार जारी है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और 24 अगस्त को बदमाशों ने धीरेन्द्र दास की हत्या कर दी थी और इस मर्डर में आरोपी है जितेंद्र, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। मड़ियाओं और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर यह गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के बाद
जितेंद्र गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। और ये एनकाउंटर के बाद साइट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की पूरी टीम मौजूद है और मामले की जांच भी चल रही है। उधर रायबरेली में भी एनकाउंटर हुआ। यहां पर भी 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को गोली लगी। एक एसओजी सिपाही भी घायल हुआ है। ट्रक लूट और हत्या के मामले में वांटेड एक बदमाश जिसकी गिरफ्तारी हुई है रायबरेली में, जिसे आप इस वक्त जमीन पर बैठा देख रहे हैं। इस शख्स के पैर में गोली लगी है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था और ये लगातार फरार चल रहा था। हत्या के मामले में, लूट के मामले में पुलिस ने के साथ इसका जब सामना हुआ तो एनकाउंटर की स्थिति बनी। एनकाउंटर के बाद इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। क्योंकि पैर में गोली लगी है इसलिए इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इसी एनकाउंटर में पुलिस के एक जवान भी जख्मी हुए हैं। एसओजी सिपाही जख्मी हुआ है, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। रायबरेली का ये वांटेड पकड़ा गया। पुलिस को मिली कामयाबी। 25,000 का इनाम इसके ऊपर था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इसके पैर में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है और फिलहाल इसकी हालत खतरे से बाहर ही है। और इसे बैठा हुआ आप सड़क पर भी देख सकते हैं। एनकाउंटर के बाद की तस्वीर। और एनकाउंटर के दौरान पुलिस का एक जवान वो भी जख्मी हुआ है। भटपुरवा गांव के आसपास इन बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे उस बदमाश के पैर में लगी। तथा पुलिस के एक सिपाही, एसओजी का सिपाही है अमित सिंह, उसके भी हाथ में चोट। का नाम मोनू सिंह उर्फ अमित, जो हमारे दोहरे हत्याकांड तथा सीमेंट से भरे हुए ट्रक की लूट का मुख्य अभियुक्त है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम है। तो लखनऊ में पुलिस ने हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कर दिया। महिला और एक बच्चा, उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बेटी है, जो कि डिस्टर्ब है मेंटली और मानसिक रूप से बीमार। 12 घंटे में ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। डिप्रेशन का शिकार है नाबालिग बच्ची, उसका नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन पुलिस ने एक एक क्लू को जोड़ा और पूरी तस्वीर सबके सामने रख दी। लखनऊ में डबल मर्डर। अंदर क्या हुआ, किस बात को लेके कुछ कहा सुनी हुई, या कौन इस घर के अंदर ऐसा आदमी दाखिल हुआ जिसको आने दिया गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जब हत्या की खबर आई तो यही सवाल उठ रहे थे। बेटे और मां को गोली मारी गई थी। पुलिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर सीएम आवास के पास किसने ये कत्ल किया। लेकिन कुछ घंटों में ही स्थिति साफ होने लगी थी। 12 घंटे से पहले ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड को बेटी ने अंजाम दिया था। इस घटना को अंजाम इनकी बेटी ने दिया है। ये जुवेनाइल है। सर क्या नाम है सर? नहीं, नाम नहीं बोलूंगा। वो बच्ची है, जुवेनाइल है और उसने दिया है। जो पूरे यहाँ पर वेपन यूज हुआ था वह बरामद हो गया है, उसी की निशानदेही पर बरामद हो गया है। बेटी नाबालिग है, वो शूटिंग करती थी, लेकिन उसी गन से मां और भाई की हत्या करती। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थी। हत्या की आरोपी लड़की के कमरे की जांच हुई तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। कमरे में एक ह्यूमन स्कल यानी मानव की खोपड़ी की तस्वीर थी। मेज पर एक खोपड़ी और भूत जैसा सोपीस रखा हुआ था। बाथरूम में लगे शीशे पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन और उस पर गोली चलने का भी निशान था। यानी वो अपने बाथरूम में डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन का इमोजी बनाकर उस पर गोली मारती थी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या अपडेट इस मामले में? कि अब जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। बच्ची को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाएगी। दोनों शव हैं, उनकी पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। पोस्टमार्टम हो जाएगा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जो मारी गई हैं मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त है,
दोनों के सर में ही गोली मारी गई है और उनके सर में जो पैलेट्स है, उसको बुलेट बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि .22 की जो पिस्टल होती है उसमें पैलेट्स यूज होते हैं। दोनों के सर में ही पैलेट्स फंसे हुए मिले हैं। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसने भी गोली मारी है वो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज उसका रहा होगा। और जो हमें पता चल रहा है, नाबालिग बालिका चूंकि नेशनल लेवल के शूटिंग कंपटीशन में वो शामिल हो चुकी है, बताया जा रहा है कि वो 12 सेकंड के अंदर 25 राउंड फायर करने में सक्षम है। ये उसकी तीव्रता है, ये उसकी इंटेंसिटी है। इसलिए तमाम बातों का मिलान हो रहा है। सिर में गोली मारी गई है दोनों को और गोली अभी भी उनके सिर में फंसी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब ऑफिशियली आ जाएगी तब तमाम बातों की तस्दीक भी हो जाएगी। और अब फिलहाल उस बच्ची को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की जो लीगल प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। हालांकि पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि बच्ची ने उनके सामने जो पूछताछ हुई उसमें अपना जुर्म कबूल कर लिया है और प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आ रहा है वो किसी मेंटल डिप्रेशन का शिकार थी। बताया जा रहा है हेलुसिनेशन जैसे सिम्टम्स उसके अंदर थे। हालांकि इन तमाम बातों की तस्दीक के लिए मेडिकल ओपिनियन भी ली जा रही है। मेनका बिल्कुल, हालांकि अब इस पूरे मामले पर जब आगे की कार्रवाई होगी इस दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा उसकी मेंटल कंडीशन का। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीर। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को ले जाया गया है। अभी भी जो पैलेट है वो सिर में ही फंसा हुआ है जिससे इन दोनों की हत्या हुई। सिर में गोली मारी बेटी ने। डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही है नाबालिग और फिलहाल उसके मेडिकल कंडीशन पर भी विचार चल रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से खबर, जहां पर कोविड वार्ड के बुरे हाल दिख रहे हैं। रामा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। ये वीडियो वहीं पर मौजूद एक कोरोना पेशेंट ने बनाया है जो कि उसने अपने किसी साथी को भेजा और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। मंधना इलाके में रामा मेडिकल कॉलेज है जो कि कोविड हॉस्पिटल है। कोरोना से संक्रमित मरीजों को यहाँ पर रखा गया है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर कोई सुविधा नहीं है। मरीजों का हाल बुरा है। डॉक्टर्स भी सुन नहीं रहे हैं मरीजों की बात और यही वजह है कि यहाँ पर मरीजों ने ही वीडियो बनाया है जिसमें कई और मरीजों को आप देख पा रहे हैं और सभी अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई हॉस्पिटल्स में बात सामने आ चुकी है और कई जगहों पर तो जो कोरोना पेशेंट है उन्होंने हॉस्पिटल से छलांग लगाकर अपनी जान भी दे दी है। अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों में डर भी है, मरीजों में डर भी है। और ये देखिए वीडियो में कई मरीज को आप देख रहे हैं, एक दो नहीं बल्कि कई लोग हैं और सभी बता रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी इंतजाम नहीं है और मरीजों को उनके हाल पर भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। सीएम ने डबल मर्डर का भी जिक्र किया। वाराणसी में 2 दिन पहले जो हुआ और नाराजगी जाहिर की। वाराणसी में बीच सड़क 2 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को उठाते हुए आज मीटिंग के दौरान एसपी, एसएसपी, आईजी, एडीजी को कहा कि आप खुद सड़कों पर उतरे, फुट पेट्रोलिंग करें ताकि कानून व्यवस्था पूरे शहर में दुरुस्त हो सके। तो वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ कल शाम से ही मौजूद हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है। सर्किट हाउस में आज मीटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ये मीटिंग हो रही थी और इसी मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती कानून व्यवस्था को लेकर दिखी। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी नजर आई और वहां पर उन्होंने सभी बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप खुद सड़कों पर उतरे ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सके। रवि पांडे हमारे साथ मौजूद है। रवि, इस बात की भी पूरा अनुमान था कि जो कुछ वाराणसी में 2 दिन पहले हुआ, बीच सड़क 2 लोगों की हत्या, गोली चल जाती है, वो भी व्यस्त सड़क पर, तो इस बात का भी जिक्र होगा और हुआ भी। जी बिल्कुल, देखिए कल से सीएम योगी लगातार एक मैराथन बैठक ले रहे हैं जिसमें विकास कार्यों से लेकर के जो कोविड मरीज हैं उनकी चर्चा हुई, उनके हाल की चर्चा हुई। लेकिन सीएम योगी ने जो आज बैठक किया उसमें साफ तौर से जो कानून व्यवस्था है, 2 दिन पहले जो डबल मर्डर केस हुआ और इसके साथ ही चैन स्नेचिंग की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की और एकदम साफ शब्दों में कहा है कि जो थानेदार अक्षम हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और फुट पेट्रोलिंग पर जोर दिया है और जिसमें जो जिला के जो प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं उनको सड़कों पे खुद निकलने के लिए कहा है ताकि जो अपराध है उस पर अंकुश लग पाए और जो चैन स्नेचिंग की जो घटनाएं हैं या फिर जो लूट की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगे और ऐसी जो घटनाएं घट रही वो बनारस में न हो पाए। तो कानून व्यवस्था को लेकर के काफी सख्त दिखे सीएम योगी और वो नजर आया भी। जी रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस के अधिग्रहण का ऐलान किया। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये डील हुई है 24,713 करोड़ में। दोनों कंपनियों के बीच खास पैकेज के तहत, खास स्कीम के तहत ये डील हुई, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनियों को फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में विलय कर रहा है। उधर एक धार्मिक ग्रंथ को लेकर स्वीडन में माल्बो शहर में कट्टरपंथियों ने दंगे शुरू कर दिए। पूरा का पूरा शहर इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है। शहर में कई जगहों पर आगजनी हुई। प्रशासन ने एक इस्लाम विरोधी नेता को गिरफ्तार किया है, तो उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई। उसकी प्रतिक्रिया में कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए और माल्बो शहर में आगजनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए दक्षिणपंथी नेता रामसुस पालुदन को स्वीडन में आने से रोका गया था और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से पूरे शहर में जगह जगह बवाल हो रहा है। 28 अगस्त को हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी कई जगहों पर तनाव का माहौल बना हुआ है। कट्टरपंथियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई जगहों पर सड़कों पर टायर जलाए गए, जिससे शहर में धुआं हर तरफ फैला हुआ है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। और अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि वायरल हो रही हैं। ओडिशा से सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ का कहर जारी है और इस बीच भद्रक जिले में बचाव दल की ओर से नदी में डूब रहे एक शख्स को बचाया गया। तस्वीरों में भी देखिए किस तरह से पानी में फंसे शख्स को बचाने के लिए टीम के सदस्य पहले रबर ट्यूब फेंकते हैं और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद पड़ते हैं और इस तरह से इस शख्स को बचा लिया जाता है। रबर ट्यूब के सहारे और जो यहां पर बचाव दल मौजूद, उनके सदस्यों ने इस शख्स को डूबने से बचाया। बच गई युवक की जान। उड़ीसा के भद्रक की ये तस्वीर है। हर तरफ यहां पर बाढ़ का आतंक और इसी बीच ये शख्स पानी की तेज धार और गहराई में फंस गया था, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोग कई जगहों पर अलग अलग तरह से सावधानियां बरत रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और इसी बीच हापुड़ के महावीर हनुमान मंदिर में एक सेंसर वाला घंटा लगाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहां पहुंचे उन्हें घंटे को छूने की जरूरत ना हो। सेंसर के पास हाथ ले जाने से ही घंटा बजने लगता है। श्रद्धालुओं को भी ये व्यवस्था पसंद आ रही है। कर दो। तो कई जगहों पर मंदिरों में घंटा हटा दिया गया है, घंटे पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये मेटल है और इसको छूने से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और ऐसे में यहाँ पर हापुड़ में एक घंटा तैयार किया गया जिसमें सेंसर लगा हुआ है और इस घंटे को छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो घंटे को छूने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पास ले जाने के बाद सेंसर से ऑटोमेटिक ये बेल जो है वो बज उठेगी, घंटा बज उठेगा। श्रद्धालुओं को ये व्यवस्था काफ़ी पसंद आ रही है और इस तरह के इस्तेमाल अब दूसरी जगहों पर भी होंगे, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं लोग। इधर मेरठ का एक शख्स 12 साल से बंदरों को खाना खिला रहा है। हस्तिनापुर के रहने वाले एक शख्स को बंदरों को लेकर ऐसी दीवानगी है कि इलाके के लोग इन्हें बंदरों का दोस्त कहते हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो। मेरठ में एक शख्स बंदरों का दीवाना है। वो पिछले 12 साल से बंदरों को भोजन करवा रहा है। सैकड़ों बंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन करने एक साथ बैठते हैं। मेरठ के हस्तिनापुर में रहने वाला संजय चौकीदार का काम करता है, लेकिन हस्तिनापुर में घूमने वाले बंदरों के लिए वो उनके सबसे पक्के मित्र हैं। संजय रोजाना तय वक्त पर अपने दोस्त बंदरों के लिए भोजन लेकर पहुंचते हैं। बंदरों को भी मालूम है कि उनका दोस्त कितने बजे पहुंचेगा, इसलिए उसके पहुंचने से पहले बंदर पहुंच जाते हैं। कोरोना काल में बंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठते हैं। इसे देखकर लोग भी हैरान हैं। संजय को जैन मंदिर के पुजारी की तरफ से भी बंदरों को भोजन कराने के लिए मदद मिलती है। इसीलिए पिछले 12 साल से कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब वो बंदरों को भोजन कराने के लिए तय वक्त पर न पहुंचा हो।
जानवरों को लेकर संजय के लगाव को देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक भी हैरान हैं। हस्तिनापुर के लोग संजय को बंदरों का दीवाना कहते हैं, लेकिन संजय को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोजाना उसी जोश के साथ अपना कार्य करते हैं और फिर बंदरों की सेवा में लग जाते हैं। तो इसी बहुत खूबसूरत रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।